गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। आज जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? टॉर्क एक्सर्टेड ऑन और रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा, इस चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम जो पॉइंट पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो डाइपोल को जैसे ही हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो ये क्या करता था? इट एक्सर्ट टॉर्क। ये टॉर्क एक्सर्ट करता था और इस केस में जो टॉर्क का वैल्यू होता था वो टॉर्क का वैल्यू है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये वैल्यू था। इसका मतलब अगर किसी डाइपोल को आप प्लेस करेंगे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और उस टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो P क्रॉस E के बराबर होगा। सिमिलरली अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। चूंकि आप जानते हैं किसी भी वायर में करंट पास करने के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स डेवलप हो जाता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी सिंपल वे में आप ऐसे भी बोल सकते हैं करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक एज मैग्नेटिक डाइपोल। और जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को सिमिलरली जिस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस केस में क्या होगा? वो मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो यहाँ भी क्या करेगा? वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ जो टॉर्क होगा, चूंकि यहाँ पे P इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम लोग कैपिटल M यूज़ करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए B यूज़ करते हैं। तो इस केस में जो टॉर्क का वैल्यू होगा जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को या मैग्नेटिक डाइपोल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो M क्रॉस B होगा। और ये जो M है मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू कितना होता है? M इज इक्वल टू I इंटू A। मैग्नेटिक डाइपोल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो M इज इक्वल टू I इंटू A बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आएंगे हम लोग मेन क्वेश्चन पे। टॉर्क एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। किसी भी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क एक्सर्ट होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश कर लेंगे और उसके अंदर एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल बिहेव करेगा लाइक एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमने क्या किया, एक नॉर्थ पोल ले लिया। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो इसके बीच का एरिया आप जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ से किसकी ओर? साउथ पोल की ओर। अब क्या किया गया, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिए। ये मूविंग कॉइल है, ध्यान से देखेंगे। मूविंग क्यों करता है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो कोई भी कॉइल क्या करता है? वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो मान लेते हैं ये एक मूविंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इस कॉइल का नेमिंग कर दीजिए। तो ये P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट का जो डायरेक्शन है बिल्कुल ऐसे, ये I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर किसी रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक्सर्ट किए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किए, तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। पहले हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आर्म QR में जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आर्म QR में जाएंगे तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देखिए ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड करंट। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब
मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। तो आपको क्या करना है, इसको करंट के डायरेक्शन में रखना है। देखिए QR वाले ब्रांच में हम इसको करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं, ये नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैग्नेटिक फोर्स इधर बोर्ड से, देखिए बोर्ड के रेफरेंस में, तो ये बाहर की ओर ऐसे है, तो आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम जो इसका डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये F1 आउटवर्ड शो कीजिए, डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिए कि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ काम कर रहा है, आउटवर्ड। अब हम जाएंगे, और करंट का डायरेक्शन तो हमको पता है, अब जाएंगे हम सेम पॉइंट S और P पे। ध्यान से देखिए, जो पॉइंट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये डाउनवर्ड था, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड। तो इसको चेंज करते जाइए, ऐसे चेंज करते जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे हो गया अकॉर्डिंग टू, अभी भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम कर रहा है। ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, करंट का डायरेक्शन आपको पता है अपवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो फोर्स देखो अभी इनवर्ड लग रहा है, तो आप डायरेक्शन कहीं भी फोर्स दिखा सकते हो, चूंकि ये 3 डायमेंशनल तो फिगर है, तो इसको आप ऐसे दिखा दो, जेड एक्सिस पे ये होगा, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। तो ये फोर्स है आपका F3 जो कि इनवर्ड है, इनवर्ड है तो क्रॉस लाइन से डिनोट कर दो। अब देखिए ध्यान से, हम दो लाइन पे, यानी दो जो ब्रांच था, आर्म था यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप का QR और RS पे, कहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम जाएंगे ब्रांच, यानी ये जो आर्म है, आर्म RS पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करने की बात करें, तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा। आपको याद होगा हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते थे A क्रॉस B इज इक्वल टू C। तो यहाँ पे क्या दिखाते थे, मान लिया जाए एक वेक्टर हमारा A है, ये वेक्टर हमारा क्या है, A है, और दूसरा वेक्टर हमारा B है, ये वेक्टर B है। हमको A क्रॉस B का वैल्यू निकाला। ध्यान से देखिए, A क्रॉस B लिखे हैं, यानी A पहले है, A से हमको कहाँ जाना है, B की ओर। तो A से B की ओर जाएंगे। ध्यान से देखिए, इन दोनों का ये हेड पॉइंट है, इसको टेल पॉइंट बोलते हैं, ये हेड पॉइंट है, इसको टेल पॉइंट है ये। तो हम लोग इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। क्या है राइट हैंड स्क्रू रूल, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, A से B, चूंकि लिखा हुआ है A क्रॉस B। देखिए A से B की ओर जाएंगे, तो ये जो यहाँ पे हम एक, जहाँ पे इस दोनों का टेल पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पे थंब को रख दिए, यानी किसी भी चीज़ का टिप मान लिया यहाँ पे रख दिए, और यहाँ से आपको A से B घुमाना है। तो कैसे जाएगा, ये A से B जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। इसका मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझना है। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब कैसे होगा, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये इनवर्ड जा रहा है। लेकिन अगर इसी केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया आपको मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड शो कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक, ये है वेक्टर C। एक चीज़ और देखिए, इसी तरह अगर दो डायरेक्शन हम ऐसे लेते, ये वाला A था, ये वाला B, अभी हम दो वेक्टर यहाँ भी ले रहे हैं, यहाँ भी A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, ये भी। तो अब A से B जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल इसके, ये चीज़ ध्यान से देखेंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे होगा ये। तो इसका मतलब A क्रॉस B C देता है, जो कि वर्टिकली अपवर्ड। ये कैसे हम लोग डिफाइन किए, यहाँ से, ये यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा था, ये यहाँ से A से क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। दूसरा, मान लो अगर ये आपको नहीं भी आया, ये समझ में नहीं आया, उतना समझ में नहीं आया, तो यहाँ से आप देखेंगे आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको निकालना है इस पॉइंट का मैग्नेटिक फोर्स, किस पॉइंट का, हमको RS पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये लेंथ का डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे भी ये B होगा। ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ILB, L क्रॉस B। तो आपको L से B की ओर जाना, ध्यान से देखिए, L से B की ओर, यानी कहाँ जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड।
तो यहाँ पे जब L से B की ओर जा रहे हैं तो यहाँ जो वही कंसेप्ट राइट हैंड ये स्क्रू रूल है, तो यहाँ से देखिए ये डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स आप दिखाएंगे ये बिल्कुल यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे F2 एग्जर्ट होगा। अब आइए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जैसे इस पॉइंट पे एरो का डायरेक्शन इधर था तो लेंथ इधर लिए, तो इस पॉइंट पे एरो का डायरेक्शन इधर है तो लेंथ ये वाला लेंगे, लेंथ ये है। और मैग्नेटिक फील्ड जब भी इस पॉइंट पे दिखाना है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में मान लो इसका एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा रहेगा तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी हम कहाँ से कहाँ घूमने का कोशिश करेंगे, यहाँ भी हम L से B घूमे थे क्योंकि L पहले आता था, यहाँ भी L से B की ओर जाएंगे। L से B की ओर अब जाते हैं तो डायरेक्शन देखिए ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा ये वर्टिकली अपवार्ड होगा, ये फोर्स हो गया F2। ये जब आप फोर्स के डायरेक्शन को इजीली समझ गए तो फोर्स के डायरेक्शन को समझ जाने के बाद अब हम ईच ब्रांच का फोर्स निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म। किस आर्म पे निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म क्यू आर पे फोर्स निकालिए तो क्या होगा फॉर्मूला, ये F1 लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू ILB, I इंटू L के जगह QR और B मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे F1 इज इक्वल टू I इंटू, अब देखिए QR का वैल्यू मान लेते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसका लेंथ कितना है L है और वेट्स कितना है ये वाला स्मॉल b है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B है। तो ध्यान से देखिए QR के जगह वैल्यू L रखना है तो IL क्रॉस B, तो L क्रॉस B का मतलब ILB साइन थीटा, ये F का वैल्यू हो गया, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फिर से ये आपको करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, तो ये जो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है यानी लेंथ डाउनवर्ड होगा, L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ F1 में L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ILB साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो F1 इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गया यहाँ से ILB, ये इक्वेशन 1 है। अब हम दूसरे आर्म की बात करेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म RS। किस आर्म पे फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म RS पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देखिए F2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ILB, I इंटू L का वैल्यू कितना यानी R से S इंटू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लेंगे B, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिख दें स्पष्ट पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए इसको हमने लिख दिया F2 इज इक्वल टू I यानी RS ILB या I क्रॉस L क्रॉस B है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और हम जान चुके हैं कि RS का वैल्यू किसके बराबर, जो वेट्स है यानी B के बराबर, तो F2 इज इक्वल टू IB कैपिटल B साइन थीटा, और यहाँ पे ऑब्वियसली इसके बीच का एंगल थीटा है इसीलिए साइन थीटा ही रहने देंगे। ये इक्वेशन हो गया आपको 2। अब जाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन पे, नेक्स्ट इक्वेशन जो कि किस ब्रांच पे फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम SP पे जा रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म, फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म, किस आर्म पे जाना है आपको, SP पे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म SP पे अगर फोर्स एक्सर्ट की बात करेंगे तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, F3 इज इक्वल टू ILB IL, तो IL के जगह आप पहले हम किस ब्रांच के लिए निकाल रहे हैं, SP के लिए, ISP क्रॉस B ये वाला। तो यहाँ भी देखिए F3 इज इक्वल टू I इंटू SP का भी वैल्यू L के बराबर है, ILB साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको इधर ये मैग्नेटिक, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये L लेंथ का भी काम यही करेगा, एरो का डायरेक्शन ये लेंथ और इसके बीच 90 डिग्री। तो यहाँ भी F3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ILB
तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब फोर्थ इक्वेशन की बात करेंगे। फोर्स एक्सर्टेड ऑन आर्म, किस आर्म की बात कर रहे हैं? PQ। तो PQ पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा? तो F इज इक्वल टू ILB। F4 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं I इंटू L यानी PQ इंटू B। और यहाँ पे देखिए इस केस में तो आप जानते हैं F4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I, PQ का वैल्यू पता है स्मॉल b इंटू B साइन, यहाँ जो L और B के बीच का एंगल है, चूंकि L का काम ये कर रहा है, B यहाँ पे है तो 180 माइनस थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा लिखेंगे। साइन 180 माइनस थीटा आपको पता है साइन थीटा ही होता है। F4 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से? I B कैपिटल B साइन थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन 4 है। हम यहाँ पे दो फोर्स की बात कर रहे हैं, F2 और F4 की। तो F2 डाउनवर्ड काम कर रहा है वर्टिकली और F4 क्या कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। और इस केस में जो है ये हमेशा चूंकि रोटेटिंग कॉइल है, टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण? F1 और F3 के कारण। तो यहाँ पे एक चीज लिखना है कि हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1, ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। हेयर द क्या लिखना जरूरी है? देखिए हेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 and F4 are same and it is directed oppositely. So it is cancel out. So ऐसे लिख सकते हैं, it is directed oppositely, so it is neglected. So it is neglected. तो ये जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद लिखेंगे ड्यू टू फोर्स F1 and F3 it exert torque. F1 और F3 के कारण ये क्या एग्जर्ट करेगा? टॉर्क। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसको, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, मान लिया जाए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो यहाँ पे हम क्या देखे थे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट का इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा है ये हम दिखा चुके हैं, आउटवर्ड बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब इधर से ऐसे, तो इधर से एक मैग्नेटिक फील्ड इधर से इसको ऐसे लगेगा और इधर से एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो क्या होगा? ये घूमेगा, ये एक्सिस पे रोटेशन करेगा। चूंकि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, तो ये जब घुमा तो ये कौन सा साइड घूम रहा है? यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा ये B के अलॉन्ग होगा। क्योंकि इधर वाला फोर्स कैंसिल आउट हो गया, तो इस डायरेक्शन का फोर्स जो कि आपको F1 है और इस डायरेक्शन का फोर्स जो कि F3 है, इसके कारण टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है। तो टॉर्क एग्जर्ट होने के कारण ये पार्ट घूमेगा। ये पार्ट क्या है? ये लेंथ है और ये वेट से, यानी B वाला पार्ट को क्या कर रहा है? ये B वाले पार्ट को टॉर्क के कारण ये कुछ इस तरह से घुमा रहा है, ऐसे कुछ इस तरह से B वाले पार्ट को घुमा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब टॉर्क एक्सर्ट होगा, ये बात तो क्लियर हो गया। तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा ये यहाँ से निकालेंगे। चूंकि आप जानते हैं उसके लिए आपको ये फिगर समझना है, और ये फिगर में हम ये भी समझ चुके हैं कि A वाला पार्ट रोटेट नहीं कर रहा है। जो रोटेशन हो रहा है, चूंकि रोटेशन किसमें हो रहा है? ये वाला पार्ट नहीं रोटेट कर रहा है, रोटेट ऐसे हो रहा है, क्योंकि एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, तो ये वाला पार्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट घूम रहा है। ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जो देखेंगे, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये वाला पार्ट आएगा, अभी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से, B वाले पार्ट पे फोर्स लग रहा है, तो आप ये B दिखा दो, और B पे फोर्स लग रहा है, एक F1 लग रहा है, F1 इज इक्वल टू ILB, और एक फोर्स लग रहा है F3 ऐसे, ये भी ILB। अब देखिए यहाँ पे F3 लग रहा है, F3 इज इक्वल टू ILB, एक F1, तो हमको पता है यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है।
तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन सा पार्ट हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि बी पे ही फोर्स लग रहा है, यही घूम रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका नेमिंग कर देंगे ओ ए सी। अब देखिए टॉर्क बराबर होता क्या, हमको टॉर्क निकालना है, तो हम जानते हैं टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है टॉर्क बराबर फॉर्मूला, कहीं भी अगर टॉर्क एग्जर्ट होगा तो टॉर्क एग्जर्ट होने का फॉर्मूला होता है आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो फोर्स का वैल्यू हमको पता है कि F1 और F3 के कारण टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है, तो हमको मेनली है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ध्यान से देखिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और इनडायरेक्टली देखिए तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो एरो को पीछे भी कर सकते हैं यानी यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा AC हो गया। हमको AC का वैल्यू चाहिए, तो ये अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यानी AC बाय हाइपोटेनस यानी OA। तो AC इज इक्वल टू अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो OA साइन थीटा। अब देखिए AC इज इक्वल टू अगर आप लिख दिए OA साइन थीटा, तो एक बात आता है AC का हमको वैल्यू चाहिए, OA का वैल्यू कितना है D, तो यहाँ पे फिर से इस पॉइंट को लिखेंगे AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर B या B, वेक्टर B नहीं लेंगे ये चूंकि विड्थ B है तो B लीजिए B साइन थीटा, यानी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू निकल गया। अब हमको टॉर्क का वैल्यू चाहिए, इस केस में टॉर्क कितना एग्जर्ट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये टॉर्क हो गया। फोर्स का वैल्यू कितना है देखिए, कोई एक फोर्स ले लीजिए ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आप बोल सकते हैं इसको AC, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू ILB इंटू AC का वैल्यू है स्मॉल b साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए टॉर्क इज इक्वल टू ILB को एक जगह कर लिए इंटू B साइन थीटा, और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप A बराबर क्या होता है LB, तो LB के लिए हम A यूज करेंगे, तो टॉर्क बराबर IAB साइन थीटा। अगर हम इसी में बोले कि अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न हो, n नंबर ऑफ टर्न का मतलब ऐसे बिल्कुल इस तरह का टर्न हो, अंदर इस तरह का बहुत सारा टर्न हो, इसमें इस कॉइल में अगर रेक्टेंगुलर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न अवेलेबल होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4n टर्न के लिए टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, जहाँ I करंट है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आगे हम जानेंगे, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M बराबर होता है I इंटू A। तो जब हम जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M बराबर I इंटू A होता है, तो हम सिंगल टर्न के लिए पहले इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, तो टॉर्क बराबर I इंटू A को M लिख सकते हैं, तो यहाँ पे M लिख दिए, M के बाद क्या है B है, MB साइन थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क बराबर M क्रॉस B, टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे M क्रॉस B। ये था आपको फाइनल एक्सप्रेशन। आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे जाएंगे।